नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे राइस कल्टीवेशन में चावल की खेती या धान की खेती के बारे में आज हम बात करेंगे। और कल्टीवेशन पूरा हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बॉटनिकल नेम है वो है ओराइस सटाइवा है। धान का बॉटनिकल नेम है ओराइस सटाइवा। ओके, फैमिली है पोएसी है। पोएसी वही जो घास के पौधों को परिवार को कहते हैं, जिन्हें गेहूं और जौ और मक्का इन सब की भी फैमिली पोएसी होती है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन प्लेस है जो वो है साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया ओरिजिन प्लेस है। जो धान की खेती है लगभग 8,000 से लेकर 10,000 वर्ष पहले ही चीन और भारत में हुआ था। ओके, और जो धान की दो प्रमुख प्रजाति एक ओराइस सटाइवा होती है और ओराइजा गल्वेरिमा होती है। अफ्रीकन चावल है ओराइस सटाइवा, ये जो एशियन चावल है। ओके, और हम आगे देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र संख्या देखते हैं। गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 24 है। डिप्लॉइड पौधा है। ओके, और जो चावल के पौधों के मुख्य प्लांट होते हैं वो जड़ होते हैं, जड़, स्टेम और लीव्स। जड़ में क्या फाइबर रूट्स होते हैं। फाइबर रूट मिट्टी से पोषक तत्व को पानी अवशोषित करती है और जल भरा स्थिति में प्रभाव ढंग से कार्य करती है जड़ें। ओके, ये फाइबर रूट्स होते हैं जड़ें। और जो तना है नोडुल्स उसके नीचे होते हैं, इंटरनोडुल्स होते हैं और कुलुम होता है। ओके, और जो तने का मुख होता है वो पौधे के ऊपरी हिस्से को पानी और पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। और लीव्स जो है, लीव है पत्ती जो फोटोसिंथेसिस करती है। और पत्ती के जो मुख्य भाग होते हैं शीथ होते हैं, ब्लेड होते हैं, लिक्यूल होते हैं और आरिकल्स होते हैं। अब जो शीथ होते हैं तने को ढकती हैं, जो ब्लेड होते हैं वो पतला और लंबा होता है, और जो लिग्यूम्स होते हैं पत्ती के आधार पे झिल्ली जैसा भाग होता है। एरिकल्स होते हैं जो पत्ती के पास स्थित कान के जैसा होता है। ओके, और जो राइस में पुष्पक्रम होते हैं, राइस में पुष्पक्रम है, इनफ्लोरेसेंस होता है, पेनिकिल होता है। शाखाओं पर छोटे छोटे लगभग फूलों का गुच्छा होता है, उसी को पेनिकिल बोलते हैं। पेनिकिल के छोटे फूलों को जो एक उसमें और ज्यादा समूह में आ जाते हैं उसको स्प्लिकलेट बोलते हैं, स्प्लिकलेट। ओके, फ्लावर होता है, फ्लावर और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी, जिसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं। और मुख्य भाग जो होते हैं इसमें पेरियनंथ, पेरिनंथ और पेरिनेंथ हो गया, स्टेमेंस और पुंकेसर और स्त्री केसर, पिस्टिल्स। ओके, जो पेरिनेंथ है वो फूल को सुरक्षा प्रदान करता है और पुंकेसर जो होते हैं इसमें 3 होते हैं, और स्त्री केसर जो इनकी तीनों संख्याओं को वर्तिका स्टिग्मा बोलते हैं। ओके, जो फ्रूट होता है धान के फ्रूट में कैरियोप्सिस कहते हैं, इसमें बीज और फल के आवरण को जुड़ा हो जाता है, ये धान के रूप में प्राप्त होता है। ओके, सीड जो होता है इसमें सीड सीड जो होता है, सीड के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक जो चोकर होता है, एंडोस्पर्म होता है, भ्रूण होता है, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं। चोकर जो बाहरी फाइबर युक्त होते परत होता है, एंडोस्पर्म जो स्टार्च के भंडारण होता है, और जो एम्ब्रियो है भ्रूण है अंकुरण के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम बात करते हैं चावल की खेती के लिए जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, कितना टेम्परेचर होता है। जो टेम्परेचर तापमान होता है 21 से 37 सेल्सियस, 21 से 37 सेल्सियस तापमान होना अनिवार्य होता है। टेम्परेचर ये है आपका। और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा इसके सिंचाई के लिए उपलब्ध माध्य होती है। ओके,
लैंड प्रिपरेशन में क्या, लैंड प्रिपरेशन में यही होता है, 2 से 3 बार इसकी जुताई कर दो, उसमें पानी भर के खेत में मेड़ बनाए और खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए पानी में वो डुबाए रहे खरपतवार को। ओके, तो इससे आपका फायदा भी होता है और पडलिंग भी हो जाती है। सीड सिलेक्शन कैसे करें, सीड सिलेक्शन और ट्रीटमेंट। सीड सिलेक्शन के लिए स्वस्थ बीज प्रमाणित को चयन कर लो और उसके बाद 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या थायराम प्रति किलो बीज से आप 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे कार्बेंडाजिम और थायराम से, तो आप बीज को उपचारित कर लिए। जो नर्सरी है, नर्सरी में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए नर्सरी उपयुक्त रहती है और ये 25 से 30 दिन के जब हो जाते हैं, 4 से 6 पत्तियां के, तब ये आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। ओके, रोपाई के लिए जो ट्रांसप्लांटिंग होते हैं, ट्रांसप्लांटिंग आप इसमें स्पेस जिसको बोलते हैं 20 × 15 सेंटीमीटर आप इसका रख सकते हैं स्पेस, ओके, अंतरण। और रोपाई के बाद 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खेत में अगर रहेगा तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा। और हम देखते हैं फर्टिलाइजर देख लेते हैं। फर्टिलाइजर में एनपीके जो है, एनपीके एन 120 केजी एन होगा आपका, और पी जो होगा 60 केजी होगा, और के होगा आपका 40 केजी। इतना आपका फर्टिलाइजर लगेगा और ये 3 बार में दिया जाता है, रोपाई के 30 दिन बाद और फूल आने पर एक बार फास्फोरस और पोटास के समय डाल देते हैं। ओके, और सबसे FYM जैविक खाद का भी प्रयोग करते हैं। और आगे हम देखते हैं इरिगेशन। इरिगेशन एंड मैनेजमेंट के लिए 5 से 7 सेंटीमीटर पानी बनाए रखिएगा धान के लिए, फिर उपयुक्त माना जाता है। और फूल और दाने बनने के समय पर्याप्त पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। फसल पकने के 10 से 15 दिन में 10 से 15 दिन में सिंचाई, जब फसल पक गई हो तो फिर, और उससे पहले ही आप सिंचाई करना बंद कर देंगे तो इससे आपके लिए बेटर रहेगा। और खरपतवार नियंत्रण, वीड नियंत्रण के लिए, खरपतवार हटाने के लिए आप 2 से 3 बार निराई भी कर सकते हैं। अगर निराई से आपका नहीं हो रहा है तो फिर आप ब्यूटाक्लोर का छिड़काव करके 2 से 3 रोपाई दिन आप करके छिड़काव कर सकते हैं, आपका खरपतवार नियंत्रण हो सकता है। ओके, तो कीट और रोग नियंत्रण देख लेते हैं। कीट और रोग नियंत्रण में पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में पेस्ट जो है मुख्य कीट का स्टेम बोरर है, और इसके उपचार के लिए आप कार्बोब्यूफ्रोन का उपयोग कर सकते हैं स्टेम बोरर का। और दूसरा कीट है जो ब्राउन प्लांट हॉपर है, ब्राउन प्लांट हॉपर है, आप इसके उपचार के लिए इमीडाइक्लोरोफिड्स का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेटर रहेगा और इससे ब्राउन प्लांट हॉपर के भी इंसेक्ट कम हो सकते हैं। और जो आपका मुख्य रोग है, इसमें मुख्य जो डिजीज ब्लास्ट है, ब्लास्ट को आप उपचार के लिए ट्राई साइक्लोज का उपयोग कर सकते हैं। और एक और होता मुख्य जो आपका डिजीज है सीड ब्लाइट है, कार्बेंडाजिम का भी आप छिड़काव करेंगे तो फिर आपके सीड ब्लाइट के होने के कम चांस रहते हैं। ओके, और आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग करेंगे तो हार्वेस्टिंग में आप इतना जब दाना पक जाएगा तो 80 से 85% जब पक जाए तो फसल, तो कटाई के बाद आप 12 से 14 दिन की नमी सुखवाएंगे, उसके बाद फिर आप हार्वेस्टिंग उसको करेंगे। ओके, जब धान में 12 से 14% जब नमी बचेगा तो फिर आप उसको सुखाएं, उसकी फिर हार्वेस्टिंग करेंगे। भंडारण स्टोरेज के लिए आप धान की अच्छी तरह से सुखाने की बोरियों को सलनियों संग्रहित करेंगे, और सुरक्षित भंडारण के लिए कीटनाशकों का सिलिका जैसे का उपयोग करेंगे। आप भंडारण के लिए आप कर सकते हैं, आप इसमें अधिकतर लगता है वाइट व्हील लगते हैं इन सब। और जो राइस की उपज है
यील्ड है 2 से 5 या 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर होती है। उन्नत किस्म के लिए अच्छी प्रबंध विधि होती है तो फिर वो 6 से 7 टन भी प्रति हेक्टेयर उपज जा सकती है। अब और मुख्य जो इसको यूज करते हैं, भोजन के रूप में भी करते हैं, चावल, खिचड़ी, पोहल आदि के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। पशु चारा के रूप में भी यूज करते हैं। औद्योगिक उपयोग, स्टार्च और शराब निर्माण में भी हम यूज करते हैं। तो ये रहे आज के हमारे, हमने आज राइस कल्टीवेशन को पढ़ लिया है और अच्छे से पढ़ा है। और मैं यही कहूँगा कि अगर ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यूपी कैडेट छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये राइस कल्टीवेशन होता है, जो पूछ लेता है, क्वेश्चन कई बार पूछता है। आपका कंफर्म ही है कि राइस कल्टीवेशन से पूछता ही पूछता है। और तो ठीक है, आपका बेस्ट लक। ओके, थैंक यू।